Hello students, in this session we'll be taking up slot 3 questions from SNAP 2022 and as always these are memory based questions क्योंकि SNAP अपना question paper release नहीं करता है, so there might be slight mistakes in the options or something, but as far as possible this is accurate. चलिए questions शुरू करते हैं. पहला question लेते हैं. First question is choose the correct option. Series given है जिसमें बीच में दो values missing है. 6, then a value is missing, then 12, then another value is missing, then 10, 6, 0, -8, -18, -30. क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा? स्टार्ट में ही वैल्यूज मिसिंग है तो स्टार्ट से तो डेफिनेटली हम कुछ भी इसमें क्लिक नहीं कर सकते. एंड से शुरू करते हैं. तो एंड में आ रहा है -30 से -18 पे जा रहे हैं, यानी कि हम 12 ऐड करेंगे. फिर -18 से -10 -8 पे जाएंगे तो यानी कि 10 ऐड करेंगे. फिर 8 ऐड करेंगे. फिर 6 ऐड करेंगे. रिवर्स जा रहे हैं. फिर 4 ऐड करेंगे. पैटर्न आपको समझ में आ रहा होगा. पहले हमने 12 ऐड किया, फिर 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, यानी कि नेक्स्ट टाइम हम 2 ऐड करेंगे. तो अगर 2 ऐड करेंगे तो ये नंबर हमारा 12 आ गया. और ये नंबर 12 आते हैं, हमें पता है ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा. पर फिर भी एक बार वेरीफाई करने के लिए फिर हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 12 में से, यानी कि नेक्स्ट नंबर हमारा आ जाएगा 10. और फिर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली 6 आ रहा है. सो यस, द पैटर्न इज क्लियर. 10 एंड 12 विल बी आवर आंसर्स. इज दैट क्लियर? ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग फाइंड द एथ टर्म इन द सीरीज. बड़ा इंटरेस्टिंग सीरीज है. 2, देन अगेन 2, देन 12, देन अगेन 12, देन 30, देन अगेन 30. दिल क्या कहता है कि 2 और 2 लगातार 2 टर्म रिपीट हो रहे हैं, फिर लगातार 2 रिपीट हो रहे हैं, फिर लगातार 2 रिपीट हो रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज देयर लगातार 2 टर्म रिपीट होंगे. ठीक है, तो 2 से 12 पे गए हम तो कितने का इंक्रीज है? 10 का है. 12 से 30 पे गए 18 का इंक्रीज है. तो अगली बार, क्योंकि इन दोनों इंक्रीज के बीच का फर्क कितने का है? 8 का है. तो पॉसिबल है कि 18 + 8 यानी कि 26 का इंक्रीज हो, यानी कि नेक्स्ट टर्म हमारे 56 हो, 56 हो. ठीक है, दिस कुड बी सो. अगर ऐसा है तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, बट ऐसा नहीं भी तो हो सकता है. क्या एग्जैक्टली कोई सीरीज ऐसी होगी इसमें 2 टर्म्स रिपीट हो रहे हो? ठीक है, सो एग्जैक्टली देयर मस्ट बी सम अदर पैटर्न. आंसर इज 56. ठीक है, बट पैटर्न एग्जैक्टली क्या है वो समझ लेते हैं. और सीरीज के किसी भी क्वेश्चन में अगर एक बार पैटर्न हमारा आइडेंटिफाई हो गया तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. अदरवाइज बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एज आई ऑलवेज सजेस्टेड, स्पेशली जिस एग्जाम में आपका टाइम का बहुत कंस्टेंट हो, और हर एक एग्जाम में टाइम का कंस्टेंट तो रहता ही रहता है. ठीक है, डेफिनेटली आंसर 56 है, बट इसका पैटर्न क्या है एग्जैक्टली? देखो, आपके शुरू के जो 2 नंबर हैं वो तो दोनों के दोनों सेम है. 2 है, 2 है. अब 2 को हम पहला टर्म है 1 + 1 लिख सकते हैं, और फिर ये 2 + 0 हो जाएगा. पर फिर अगला टर्म 12, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? बिकॉज 3 + 9, 9 इज वॉट? 3 स्क्वायर. अगेन एक चीज और जो ध्यान देनी है कि नंबर्स में क्या हो रहा है, 2 से सीधे 12 पे जा रहे हैं, यानी कि 10 का जंप आ रहा है. फिर 12, फिर अगला 30 है, यानी कि यहाँ पे 18 का जंप आ रहा है. यानी कि डेफिनेटली नंबर्स में कुछ फैक्टर हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तभी ऐसा पॉसिबल है. 2 केसेस बनेंगे, जबकि जंप हमारा बहुत स्टीप हो तो एडिशन की वजह से नहीं हो सकता, या तो मल्टीप्लिकेशन की वजह से होगा ऐसा जंप, और या फिर स्क्वायर या क्यूब का खेल हो रहा होगा वहां पे. ठीक है, 2 में 6 मल्टीप्लाई करके 12 आ गया, फिर 12, बट समहाउ मल्टीप्लिकेशन के अलावा स्क्वायर क्यूब पे पहले ध्यान देते हैं, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन होगा तो फिर ये लगातार 2 सेम टर्म नहीं आएंगे. स्क्वायर क्यूब पे फोकस करें तो 2 को क्या हम लिख सकते हैं? पहला 2 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर +1, या 1 का स्क्वायर इंटू 2 भी हो सकता है. अगला 2 क्या होगा? अगर 2 के स्क्वायर से कनेक्ट करें तो 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, -2 हो रहा है, यानी कि ये वाला केस तो नहीं होगा. ठीक है, तो पहला हो गया 1 स्क्वायर +1, नेक्स्ट 2 हो गया 2 स्क्वायर -2, फिर आया 12, 12 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर +3, एंड द नेक्स्ट 12 कैन बी 4 का स्क्वायर -4. सो यस, डेफिनेटली देयर इज अ पैटर्न, दिस इज द पैटर्न. देन नेक्स्ट 30 हो जाएगा 5 का स्क्वायर +5, देन 6 का स्क्वायर -6, आगे हमें चाहिए 7 का स्क्वायर +7, यानी कि 49 + 7 56, एंड देन 8 का स्क्वायर -8, यानी कि अगेन 56. सो 8 टर्म पूछा है, सो दैट विल बी 56, एंड दिस इज द पैटर्न. इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग मिस्टर पाटिल यूजेस 2/3 स्पून्स ऑफ टर्मरिक फॉर 2 cups ऑफ दाल. तो 2/3 स्पून ऑफ टर्मरिक
फॉर 2 कप्स ऑफ दाल, यानी कि 1 कप के लिए कितना यूज करने वाला है, 1/3 स्पून, 2/3 था, 1/3 स्पून, ठीक है। तो 7 कप्स के लिए यूज होगा 7/3 स्पून। वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब कुछ भी लिखने की ऐसा जरूरत ही नहीं थी, ये तो सेटर था एग्जैक्टली, कुछ भी नहीं करना है इसमें, 2 सेकेंड्स क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 पॉजिटिव नंबर्स a b and c satisfy the relation b plus c by a is equal to a plus b by c is equal to c plus a by b. So b plus c by a is equal to a plus b by c is equal to c plus a by b. जब भी कोई ऐसा रिलेशन दिया है, कैन यू आइडेंटिफाई दैट दिस रिलेशन इज परफेक्टली सिमेट्रिक ए बी और सी में, यानी कि अगर ए बी सी को आपस में आप इंटरचेंज भी कर दोगे तो भी रिलेशन तो होल्ड कर रहा है, इंटरचेंज ही तो किया जा रहा है सच। अगर परफेक्टली सिमेट्रिक रिलेशन है यानी कि ए बी सी आपस में इक्वल होंगे, और वैसे भी क्वेश्चन कह रहा है ईच ऑफ ए बी सी आर इक्वल टू, यानी कि क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि ए बी सी इक्वल है, बट अदरवाइज भी ए बी एंड सी हैज टू बी इक्वल, तीनों इक्वल होंगे। और अगर तीनों ही इक्वल हैं तो स्ट्रेट अवे आप लिख सकते हो कि बी प्लस सी बाई ए में बी और सी को भी ए से ही रिप्लेस कर दो, तो ए प्लस ए बाई ए बन गया स्ट्रेट अवे, यानी कि वैल्यू आ गई 2a बाई ए विच इज इक्वल टू 2। ऑप्शन बी विल बी द आंसर। एक सेकेंड 3 पॉजिटिव नंबर्स ए बी सेटिस्फाई द रिलेशन ईच ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल टू, शायद क्वेश्चन में वैल्यूज में कुछ डिफरेंस होगा, बिकॉज ए बी सी इक्वल होंगे बट उनकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो प्रॉब्ली इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे वैल्यूज का फर्क है, कहीं ना कहीं पे वैल्यूज में कुछ डिफरेंस होगा, एंड तभी हम ए बी सी की वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो संभव में भी शायद कुछ और वैल्यूज रही होंगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेंगे कि देखो, अगर b प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई सी एंड मे बी ए सी प्लस ए बाई सी या कुछ और वैल्यू रहा होगा, तो फिर हम एज्यूम करेंगे लेट अस से दिस इज इक्वल टू के, और फिर यहाँ से हमारा b प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी a इंटू के, ए प्लस बी की आ जाएगी c इंटू के, सी प्लस ए की आ जाएगी c इंटू के, वगैरह वगैरह। फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा अप्रोच रहेगा एग्जैक्ट, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पता, कुछ इसमें वैल्यूज में मिसिंग है, तो डेफिनेटली उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1800, 1400 एंड n इज 20। क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, बिकॉज एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलता नहीं है तो कभी एरर हो जाता है। 1800, 1400 एंड n और उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 आ रहा है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ वैल्यू ऑफ n? डेफिनेटली देयर कैन बी मल्टीपल वैल्यूज ऑफ n। तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मैच करेगा, जबकि हमें गिवन है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1800, 1400 और n का है 20। 20 यानी क्या हो गया, 5 इंटू 4 विच इज 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 1, यानी कि 2 का स्क्वायर और 5 की पावर 1 सारे ही नंबर्स में कॉमन होगा, n में भी होगा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1800 और 1400 का HCF लेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, दिस विल बी इक्वल टू 200, और 200 कितना होगा, 200 विल बी 25 इंटू 8, यानी कि 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। इजंट इट सो? तो अगर हमारा जो नंबर n है, अगर n में 2 का स्क्वायर इंटू 5 पावर 1 की बजाय 2 का क्यूब आया, 2 का क्यूब इंटू समथिंग हुआ है हमारा, तो डेफिनेटली फिर हमारा HCF 20 नहीं होता, 40 होता एटलीस्ट, क्योंकि उसमें 2 का क्यूब आता। तो यहां से हमको पता चला कि n में इन एनी केस 2 की पावर 2 का स्क्वायर ही होना चाहिए, 2 की पावर 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि 2 का क्यूब या 2 की पावर 4 ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो ना तो ए आंसर होगा, ना बी होगा, ना ही सी होगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर हमारा n में 5 का स्क्वायर आता तो भी हमारा जो HCF था वो 20 नहीं होता, उसमें 5 नहीं, 5 की पावर 2 आता, तो यानी कि 5 का स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए, 5 की पावर भी एग्जैक्टली 1 ही रहनी चाहिए। यही दोनों हमारे लिमिटिंग फैक्टर हैं। तो अगर जस्ट इन केस कोई एक ऑप्शन होता जहाँ पे 5 का स्क्वायर गिवन होता तो वो भी हमारा n की वैल्यू नहीं हो सकती थी। तो नॉट दीज विल बी द आंसर, कि इस क्वेश्चन में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं गिवन है जो कि n का पॉसिबल वैल्यू हो। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? क्या लॉजिक समझ में आता है? ठीक है, अच्छा सवाल था, सिंपल बट वेरी फाउंडेशनल, वेरी कॉन्सेप्चुअल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है 2000 पीपल लिव इन अ विलेज ऑफ which 55% are male and rest are females.
द मेल पॉपुलेशन अर्न द प्रॉफिट ऑफ 5% एंड फीमेल पॉपुलेशन अर्न द प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50 ईच। मेल पॉपुलेशन का प्रॉफिट हो रहा है 5% का, फीमेल पॉपुलेशन का प्रॉफिट हो रहा है 8% का। क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड द चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ द विलेज इफ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इज रिवर्स्ड। यानी कि अभी जो रेशियो है 55% मेल है, 35% फीमेल है, रिवर्स होकर 35% मेल एंड 55% फीमेल हो जाएगा। तो फिर जो चेंज आएगा, जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, उसमें और इनिशियल वैल्यू के बीच का फर्क क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो इनिशियली 55% मेल्स है, 55% मेल्स है और 45%, नॉट 35%, 45% फीमेल्स है। यानी कि रेशियो कितना आ रहा है 55:45, यानी कि 11:9 का रेशियो है। और मेल्स का प्रॉफिट हो रहा है 5% का, जबकि फीमेल्स का प्रॉफिट हो रहा है 8% का। देखो जब भी कभी ऐसा कैलकुलेशन करना है, अब हमें एवरेज निकालना है 5% और 8% का, तो हमारा तरीका होगा 11 × 5% प्लस 9 × 8% डिवाइडेड बाई 11 + 9, डिवाइड बाई 11 + 9। क्लियर है? बट हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी कैलकुलेशन को और भी आसान बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से इसको सॉल्व करेंगे? ठीक है, देखो हमारा मेल्स का तो गिवन है 5% है प्रॉफिट, फीमेल्स के लिए 8% है, यानी कि ये 5% से कितना ज़्यादा है, 3% ज़्यादा है। Isn't it so? तो मेल और फीमेल दोनों के लिए 5% प्रॉफिट तो है ही है, फीमेल्स के लिए 3% एक्स्ट्रा है। तो सिर्फ और सिर्फ एवरेज निकालने के लिए हम इस एक्स्ट्रा का ही यूज़ करेंगे। तो जो हमारा एवरेज आएगा यहाँ पे मेल और फीमेल का टोटल एवरेज आएगा 5% तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 9 यूनिट्स फीमेल के लिए 3% एक्स्ट्रा है, तो 9 × 3 डिवाइडेड बाई 9 + 11, यानी कि 27/20। तो ये वैल्यू आ जाएगी 6.35%। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, और जब यही चीज़ रिवर्स हो जाएगा, रेशियो अब रिवर्स होकर हो जाएगा 9:11 सेकेंड सिनारियो में। भैया इनिशियल केस है हमारा, और फाइनली अगर रेशियो हमारा रिवर्स हो जा रहा है, प्रॉफिट तो अभी 5% और 8% है, और यहाँ पे 3% ज़्यादा है, लेकिन अब इस बार क्या आएगा 5% तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 3% के लिए 3 इंटू, क्योंकि अब फीमेल्स 11 यूनिट्स हो गई हैं, तो इंटू 11 डिवाइड बाई 9 + 11, यानी कि 33/20। तो दैट विल बी 1.65%, यानी कि 6.65%। सो इनिशियली था 6.35%, जो कि चेंज होके बढ़ के 0.3% का इंक्रीज आया है। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा, राइज ऑफ 0.3%। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा था चेंज इन परसेंटेज प्रॉफिट, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ रहा है चेंज इन परसेंटेज प्रॉफिट, क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज प्रॉफिट नहीं पूछा है। तो यहां पे परसेंटेज नहीं निकालना है चेंज का। ठीक है, ये नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है। अगर ये पूछा होता, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन परसेंटेज प्रॉफिट पूछा होता, इफ अगर ये पूछा होता, तब हम क्या करते कि चेंज आया है 0.3% का, इनिशियली था 6.35%, तो परसेंटेज चेंज अगर आता, अगर पूछा होता इफ आस्क्ड, तो फिर हमारा आंसर आता 0.3 का चेंज आया है डिवाइडेड बाई 6.35 मल्टीप्लाइड बाई 100, दशमलव से दशमलव गया तो ऊपर 1 0 आएगा। ठीक है, तो 30/635, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितना आ जाएगा, ये लगभग हमारा 4.5% के आसपास की वैल्यू आएगी। ठीक है, बट ये नहीं पूछा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर? लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि परसेंटेज चेंज पूछा है या चेंज पूछा है, यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज पूछा है, तो बस डिफरेंस कर लेना है हमको, और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है रवि लैंड्स ₹20,000 ईच टू मोहित एंड यश फॉर 3 years. ही चार्जेस 20% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम फ्रॉम मोहित। मोहित से चार्ज करता है 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, और यश से चार्ज करता है 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन ने पूछा है 3 years में डिफरेंस कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हाई होगा सिंपल इंटरेस्ट से। तो सिंपल इंटरेस्ट 3 साल में हो जाने वाला है 20% × 3, यानी कि 60%, और कंपाउंड इंटरेस्ट 20% है, यानी कि 1.2 का होल क्यूब 1.728, यानी कि 72.8% आ जाएगा 3 साल में। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 12.8% ज़्यादा है। 20,000 की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है, और परसेंटेज में पूछा है कितना ज़्यादा है, 12.8 डिवाइडेड बाई 60 × 100। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा, 0 से 0 गया 128/6, यानी कि 64/3, 21.33% विल बी आवर आंसर।
ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है अजहर अवेल्ड अ लोन फ्रॉम एबीसी बैंक फॉर एमबीए, द लोन वर्थ ₹8 lakhs was charged 10% per annum compound interest during 2 years of study। इनिशियल 2 years में 10% पर एनम है, फिर 12% पर एनम है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी टिल ही पेड इंटायर अमाउंट। अजहर ने क्या किया, ही रिपेड हाफ द ड्यू अमाउंट ऑन कंप्लीशन ऑफ स्टडी एंड रिमेनिंग अमाउंट बाय द एंड ऑफ 3 years। तो आधा अमाउंट जो ड्यू अमाउंट था उसका हाफ उसने स्टडी के कंप्लीशन पे ही पे कर दिया है, एंड देन रिमेनिंग अमाउंट ही पेड बाय द एंड ऑफ 3 years। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट रिटर्न्ड बाय अजहर। क्या अप्रोच रहना चाहिए हमारा यहाँ पे? इनिशियली पहले 2 years के बाद में कितना हो जाएगा अमाउंट? इनिशियली 8 lakhs था, ठीक है, 8 lakhs था या 800,000 मान लेते हैं, और पहले 2 years के बाद में उसने हाफ द अमाउंट पे किया है, तो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। 2 years के बाद में क्या सिनारियो बनेगा? 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी कि 2 years में इंटरेस्ट कितना लग जाएगा इस पर? 21% का इंटरेस्ट लग जाएगा, 1.1 का होल स्क्वायर 1.21, यानी 21% का इंटरेस्ट लग जाएगा। इजंट इट सो? 21% कितना होगा? 800 का 21%, सो दिस विल बी 168,000, यानी कि अमाउंट बन जाएगा हमारा 800 प्लस 168,000, सो 968,000 अमाउंट ड्यू है ये एट द एंड ऑफ स्टडी। इसमें से हाफ द अमाउंट यानी कि 484,000 उसने पे कर दिया, तो रिमेनिंग हो गया हमारा 484,000। अब जो इंटरेस्ट लगेगा अगले 3 साल तक, क्योंकि 3 साल के बाद में फिर उसने पे किया है बचा हुआ अमाउंट, तो अगले 3 साल तक 484,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। 12% पर एनम कंपाउंडिंग, कितना वैल्यू हो जाएगा ये? 12% पर एनम CI है। 3 साल में नेट इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1.12 का होल क्यूब, ठीक है, सो दैट विल बी, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुश्किल आएगा, इसलिए 36% डेफिनेटली ज़्यादा होगा। तो देखो इसको ऐसे समझना है, जब भी हमें ऐसा निकालना है कि 12% 3 बार लग रहा है, तो एक तो तरीका हो गया सक्सेसिव इंक्रीज से निकालें 12% प्लस 12%, 2 साल का पहले निकालें तो दैट इज प्लस 144/100, यानी कि 25.44% आ गया 2 साल का। अब 25.44 और 12% का निकालें तो ये वैल्यू आ जाएगा 25.44 प्लस 12 प्लस 25.44 इंटू 12, जो कि रफली 300 के आसपास आएगा, यानी कि ये वैल्यू कितना आ गया? 25 12 37 प्लस 3, तो 40.44%। इजंट इट सो? ठीक है, या इसी वैल्यू को ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा 1 प्लस 0.12 का होल क्यूब है, सो ये आएगा 1 प्लस 3 इंटू 0.12 प्लस 3 इंटू 0.12 का स्क्वायर प्लस 0.12 का होल क्यूब। तो ये वैल्यू तो ऑलमोस्ट हमारी 0 के आसपास बहुत बहुत छोटी वैल्यू आएगी, ठीक है, और ये हमारा इंटरेस्ट है क्योंकि ये तो हमारा प्रिंसिपल है, तो ये तो 0.36 आ गया बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट, और ये है 3 इंटू 0.12 का स्क्वायर, यानी कि 12% का स्क्वायर, तो ये रफली आएगा 0.12 का स्क्वायर 0.0144 है, 0.0144 इंटू 3 करेंगे तो दिस विल बी 0.0432, तो रफली ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 0.4032, यानी कि 40.32% आसपास ही वैल्यू है। इजंट इट सो? तो 40.44 पहला वाले तरीके से भी निकाल सकते हो आप, दूसरे वाले से भी निकाल सकते हो। अब क्योंकि हमारे जो ऑप्शंस दिए हैं हमें क्वेश्चन में वो अच्छे खासे दूर दूर हैं, यहाँ पे 50 लाख का गैप है, यहाँ पे 30 लाख का गैप है, सॉरी 50,000 का गैप है, 30,000 का गैप है, 50,000 30,000, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली हमारा 5% के आसपास का गैप तो है ही है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि सीधे सीधे 40% की वैल्यू निकाल लें, उससे हमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो 484,000 का 40% कितना होगा? 484 इंटू 0.4, 4 चौको 16 का 6, तो ये वैल्यू आ गई 193.6,000। इज दैट क्लियर? अब सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर ले तो 968,000 तो था ही इनिशियली, और ये 193.6,000 और ऐड कर लेना है,
तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1161.6 थाउजेंड, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 11.62 लैक्स, जो कि क्लोज है ऑप्शन बी के। ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर। क्लियर है? ओके, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम एग्जैक्ट जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा कैलकुलेशन बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Question saying Renuka walks on a moving escalator at 8 steps per second and arrives at the other end at 12 seconds. She returns back walking at the same speed and reaches the starting point in 36 seconds. So we have to find the number of steps in the escalator. Escalator वाले जो भी questions होते हैं, that is very similar to boats and streams. कुछ differences भी हैं, but this is very similar. यानी कि एस्केलेटर का अपना एक स्पीड है। अगर आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, जिस डायरेक्शन में एस्केलेटर जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप जाओगे, तो मैन की जो स्पीड होगी और जो एस्केलेटर की स्पीड होगी दोनों एडअप हो जाएंगे। ठीक है, या पर्सन का स्पीड, बिकॉज रेणुका इज देयर। ठीक है, तो पर्सन का स्पीड और एस्केलेटर का स्पीड एडअप हो जाएगा। बट अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे और अगर फिर भी जाना है पर्सन को, तो पर्सन की स्पीड एस्केलेटर से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इस बार एस्केलेटर की स्पीड घट जाएगी, सेम एज जैसे कि स्ट्रीम की स्पीड घट जाती है बोट की स्पीड में। ठीक है, तो पहले वाले केस में क्या है, पहले वाले केस में 12 सेकंड्स में रेणुका अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जा रही है, अदर एंड पे पहुंच जा रही है, जबकि दूसरे वाले केस में 36 सेकंड्स का टाइम लग रहा है। पहले वाले केस में 12 सेकंड, दूसरे वाले केस में 36 सेकंड। यानी कि पहला वाला केस होगा जबकि एस्केलेटर और रेणुका दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तभी तो टाइम कम लग रहा है। और दूसरे वाले केस में रेणुका तो एक डायरेक्शन में जा रही है, एस्केलेटर दूसरे डायरेक्शन में जा रहा होगा। अब अगर रेणुका की स्पीड को हम पी मान लें या आर मान लें, ठीक है, रेणुका की स्पीड को आर मान लें, एस्केलेटर की स्पीड को ई मान लेते हैं, तो पहले वाले केस में दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड एडअप होगी, टाइम 12, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यानी ये टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स है, और जो कि एस्केलेटर में सेम ही होंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे आ गया 12 इंटू आर प्लस ई। दूसरे वाले केस में क्या आ गया, 36 सेकेंड्स तक ट्रैवल किया है। रेणुका की स्पीड अगर आर मान लें, नंबर ऑफ स्टेप्स पर सेकेंड, और उसमें से हमें एस्केलेटर की स्पीड को घटाना पड़ेगा, ये भी तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ही आएंगे, और वो तो नहीं बदलेंगे ना, एस्केलेटर में सेम होगा, तो ये दोनों को इक्वेट कर देंगे। क्या ये बात समझ में आती है? 12 से काटेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, सो आर प्लस ई इज इक्वल टू 3r माइनस 3e, सो 4e विल बी इक्वल टू 2r। एक सेकेंड, रेणुका की स्पीड तो ऑलरेडी गिवन थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बहरहाल तो 2e विल बी इक्वल टू r, और r की वैल्यू हमें गिवन है 8, तो e की वैल्यू आ जाएगी 4। r 8 हो गया, e 4 हो गया। अब किसी भी एक में पुट कर दो तो नंबर ऑफ स्टेप्स आ जाएंगे हमारे 12 इंटू 4 प्लस 8, यानी कि 144 स्टेप्स। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और है जो समझ सकते हैं। देखो, हमारा इनिशियली टाइम लग रहा है, पहले वाले केस में 12 सेकंड्स, दूसरे वाले में 36 सेकंड्स, यानी कि टाइम का रेशियो क्या है, 1:3 का। अगर टाइम का रेशियो 1:3 है तो स्पीड का रेशियो ठीक उल्टा होगा, 3:1 का होगा। और पहले वाले केस में स्पीड कितनी है, 8 प्लस एस्केलेटर, दूसरे वाले में है 8 माइनस एस्केलेटर। तो यानी कि 8, यानी कि रेणुका की स्पीड और एस्केलेटर की स्पीड का रेशियो क्या यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वो कितना होगा, 3 + 1 = 3 - 1, यानी कि 2:1 का रेशियो होगा। और क्योंकि 2 की वैल्यू 8 स्टेप्स पर सेकंड के बराबर है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 स्टेप्स पर सेकंड के बराबर, तो E = 4 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? जैसे E = 4 आ गया तो 8 + 4 12 × 12 144। अगर आप इस बात को समझ लोगे तो आपका समय और भी बच जाएगा, इतना सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने में ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। क्या ये मेथड समझ में आता है? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ log of 2 ऑन द बेस ऑफ log of 2 ऑन द बेस। बहरहाल ये इतना लंबा एक्सप्रेशन बन गया है, ठीक है, और लास्ट में हम log ले रहे हैं इस वैल्यू का, सबसे अंदर से ही हमेशा स्टार्ट करना है। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, 11⁴ इज 14641, और उसकी भी पावर 4 है,
यानी 11 टू द पावर 4 टू द होल पावर 4 का लॉग ले रहे हैं 11 के बेस में. सो दिस विल बी log ऑफ 11 टू द पावर 16 ऑन द बेस 11, यानी कि इस वैल्यू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 16. दिस विल बी इक्वल टू 16. अब आगे चलते हैं यहाँ पे. तो दिस इज log ऑफ 16 ऑन द बेस ऑफ 2. 16 इज टू द पावर 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 4. अब इस पे बात करते हैं log ऑफ 4 ऑन द बेस 2. सो दिस विल बी इक्वल टू 2. तो लास्ट में बच गया हमारा log ऑफ 2 ऑन द बेस ऑफ 2 विच विल बी इक्वल टू 1. ऑप्शन ए. स्टेप्स का बिल्कुल ध्यान रखना है यहाँ पे. तो इनिशियली अंदर तो हमारा 16 आ गया, ठीक है. 16 के बाद में आगे आ गया 4, देन आया 2, फिर लास्ट में आया 1. सो 1 विल बी आवर आंसर. ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग log ऑफ p ऑन द बेस q इज इक्वल टू 8. log of p on the base q is equal to 8, which implies q की power 8 will be equal to p. This is first equation. Then second is log of 128p on the base 2q is equal to 9, which implies कि 2q to the whole power 9 is equal to 128p, और p की जगह पे q की पावर 8 रख देते हैं. So 128 into q की पावर 8. So 2 की पावर 9 इंटू क्यू की पावर 9 इज इक्वल टू 128 कितना है? 2 की पावर 7 इंटू क्यू की पावर 8. तो 2 की पावर 7 तो वैसे ही सीधे सीधे काट देते हैं, तो हमारा बच जाएगा 2 स्क्वायर यानी कि 4 क्यू की पावर 9 इज इक्वल टू क्यू की पावर 8. दोनों को एक साइड में लेके आ जाते हैं. सो बेसिकली क्यू टू द पावर 8 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 4q माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब अगर ये एक्सप्रेशन हमारा 0 है तो दो ही केसेस बनेंगे. या तो केस बनेगा कि q इज इक्वल टू 0 हो, q की पावर 8 0 हो यानी कि q 0 हो, और या फिर बनेगा 4q माइनस 1 0 हो यानी कि q इज इक्वल टू 1/4 हो. अब q इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता बिकॉज q हमारा बेस है. बेस 0 नहीं हो सकता. q इज इक्वल टू 1/4 होगा, और q इज इक्वल टू 1/4 के लिए p हमारा हो जाएगा 1/4 टू द होल पावर 8. बट क्वेश्चन में हमसे पूछा नंबर ऑफ वैल्यूज दैट p कैन टेक. सो देयर इज ओनली वन वैल्यू. ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर. क्लियर है? ओके, ठीक है. आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन से इफ द गिवन इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर माइनस 2px प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हैव वन कॉमन रूट, देन व्हाट कैन बी पॉसिबल वैल्यू ऑफ p. सो देयर कैन बी more than one values possibly, because that is why possible value given है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है. इसके रूट्स क्या निकलेंगे? x इज इक्वल टू 1 और 8 निकलेगा. सम ऑफ रूट्स 9 है, प्रोडक्ट 8 है, 1 और 8 निकलेगा. अब पहले x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं दूसरी इक्वेशन में, और फिर x इक्वल टू 8 पुट करते हैं. दोनों से p की वैल्यू आएगी. x इक्वल टू 1 पे ये कहानी बनेगी हमारी 1 माइनस 2p प्लस 16 इज इक्वल टू 0 यानी कि 2p इज इक्वल टू 17. सो p विल बी इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाई 2, और फिर x इज इक्वल टू 8 पे दिस विल बी 64 माइनस 16p प्लस 16 इज इक्वल टू 0 यानी कि 16p इज इक्वल टू 80. सो p इज इक्वल टू 5 आ जाएगा. 17/2 तो गिवन नहीं है, बट p इज इक्वल टू 5 गिवन है ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा. क्लियर है? ऑप्शन ए विल बी अवर आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ n इज सच दैट 36 इज लेस देन इक्वल टू n एंड n इज लेस देन इक्वल टू 72, देन इफ x इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट n इंटू n प्लस 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई n प्लस 4 रूट n प्लस 4, तो फिर इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा? डेफिनेटली दिस इज अ वेरी ट्रिकी, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो एग्जाम में स्किप करना है स्ट्रेट अवे. जैसे ही इस टाइप का कोई लैंग्वेज देख लो, n दिया है, रूट n दिया है, कैसे इसको करोगे? बट अप्रोच क्या होगा? सॉल्व तो करते हैं, इसको समझते तो हैं. नीचे हमें एक्सप्रेशन क्या दिया है? n प्लस 4 रूट n प्लस 4. सो इजंट इज लाइक यहाँ पे रूट n है एंड दिस इज रूट n का होल स्क्वायर एक तरह से. तो रूट n का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट n इंटू 2
एंड दिस 4 इज नथिंग बट 2 का स्क्वायर, यानी कि इफेक्टिवली दिस इज रूट एन प्लस 2 का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर तो क्लियर हो गया। क्या न्यूमरेटर में भी रूट एन प्लस 2 कहीं से हम कॉमन ले सकते हैं क्या? बिकॉज डिनोमिनेटर में आ रहा है तो समाउ न्यूमरेटर में भी कहीं ना कहीं आना चाहिए। देखते हैं, एन स्क्वायर प्लस 2 रूट एन इंटू एन प्लस 8 रूट एन प्लस 16, डेफिनेटली यहाँ पे रूट एन प्लस 2 आ रहा है और यहाँ भी प्रॉब्ली आ रहा है, तो एन रूट एन अगर हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा रूट एन प्लस 2। सिमिलरली यहाँ पे 8 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा रूट एन प्लस 2। सो दिस इज रूट एन प्लस 2 इंटू एन रूट एन प्लस 8, और एन रूट एन को क्या कह सकते हैं? दिस इज रूट एन टू द पावर 3 एंड 8 इज 2 का होल क्यूब। ठीक है, सिंस एन इज पॉजिटिव नंबर है हमारा, तो रूट एन प्लस 2 जीरो तो नहीं हो सकता है ना, रूट एन प्लस 2 डेफिनेटली इज ग्रेटर देन 0। ओके, अब इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्स को लिख लेते हैं। एक्स हमारा आ जाएगा रूट एन प्लस 2 इंटू रूट एन का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई रूट एन प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो एक पावर रूट एन प्लस 2 की कैंसिल आउट हो जाएगी, दिस विल बिकम रूट एन का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई रूट एन प्लस 2। इजंट इट सो? ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ए प्लस बी से डिवाइड ही कर रहे हैं। तो दिस विल बी रूट एन का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट एन। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है, सो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन हमारा सिंप्लीफाई होकर ये बन गया। बट अभी क्वेश्चन खत्म कहाँ हुआ है? अभी भी क्वेश्चन बाकी है, क्योंकि एन के लिए लिमिट गिवन है और हमें पता लगाना है कि इसका रेंज क्या होगा, एक्स का रेंज क्या होगा। ओके, सो फाइनली दिस बिकम्स एक्स इज इक्वल टू रूट एन का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी प्लस 4 माइनस 2 रूट एन। सो कैन वी राइट दिस एज रूट एन का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट एन प्लस 1 प्लस 3, बिकॉज हमें ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है प्रॉपरली। और फिर इसको हम लिख सकते हैं क्या? दिस विल बी रूट एन माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ओके, सो इफ 36 इज लेस देन इक्वल टू एन एंड एन इज लेस देन इक्वल टू 72, अगर हम पूरे का स्क्वायर रूट ले लें तो दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 36 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 72, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, तो 6 will be less than equal to square root of n and this will be less than equal to 6 root 2। और फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर दें हर एक जगह में, तो 6 माइनस 1 यानी कि 5 will be less than equal to square root of n minus 1 and that will be less than equal to 6 root 2 minus 1। अब स्क्वायर कर दें पूरे को, तो 25 will be less than equal to square root of n minus 1 का होल स्क्वायर and that will be less than equal to 6 root 2 minus 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा? 72 प्लस 1 यानी 73 माइनस 12 रूट 2 एंड देन वी हैव टू ऐड 3 एज वेल, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 28 लेस देन इक्वल टू 73 प्लस 3 76 माइनस 12 रूट 2, और 12 रूट 2 कितना आएगा? 12 इंटू 1.414 यानी कि रफली 16.8 के आसपास वैल्यू आएगी। तो 76 माइनस 16.8, सो ये वैल्यू हमारी बन जाएगी 28 लेस देन इक्वल टू 76 माइनस 16.8, यानी कि यहाँ पे लेस देन 59 आ जाएगा वैल्यू लास्ट में। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। बाकी जैसे ही यहाँ पे हमारी वैल्यू हमें 28 दिख रही थी तो क्वेश्चन तो वही खत्म हो गया था। ठीक है, क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? इतने स्टेप्स लिखने सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं, अदरवाइज स्ट्रेट अवे हमें पता है कि n36 n से छोटा है, यानी कि रूट n 36 से बड़ा है, रूट n 6 से बड़ा होगा, तो रूट n माइनस 1 5 से बड़ा होगा, यानी कि रूट n माइनस 1 का स्क्वायर 25 से बड़ा होगा, 25 प्लस 3 28। सो डेफिनेटली ऑप्शन डी विल बी अवर आंसर। स्ट्रेट अवे हम यहाँ से ही कर सकते थे। क्लियर है? ठीक है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, थोड़ा क्या काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, और साथ में इसमें बहुत कुछ समझना था, पैटर्न आइडेंटिफाई करना था, तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन।
एग्जाम में बिल्कुल भी ऐसे किसी क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग 2x स्क्वायर plus 6x plus a is equal to 0 has two roots p and q such that p by q plus q by p is less than 2 and if a is greater than 0 then which of the following is true। दो रूट्स हैं p और q, तो p plus q का सम क्या आ जाएगा, p plus q will be equal to -6/2 यानी कि -3 और p into q है a/2। ओके, फिर गिवन है p by q plus q by p is less than 2। अच्छा, बहुत सारे लोगों को डाउट ये होगा कि ये हमारा कैसे हो सकता है लेस देन 2, इजंट इट सो, क्योंकि पढ़ा होगा आपने x + 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, बट ये तब होता है जब x हमारा ग्रेटर देन 0 हो। तो यानी कि p और q में से कोई एक रूट हमारा निगेटिव होगा। अगर ऐसा कंडीशन बन रहा है इसका मतलब हुआ कि कोई एक रूट निगेटिव होगा। इज दैट क्लियर? और वो वैसे भी दिख रहा है हमारा क्योंकि सम निगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंडीशन में। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई पी क्यू इज लेस देन 2 एंड p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या होगा, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर -2pq बाई पी क्यू लेस देन 2। ठीक है, सो इफेक्टिवली दिस इज व्हाट, दिस इज -2, तो इसको राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बाई पी क्यू -2 इज लेस देन 2, सो दिस विल बी लेस देन 4। अब इक्वेशन से वैल्यू पुट कर देते हैं p प्लस क्यू की और p इंटू क्यू की। सो p प्लस क्यू इज -3 यानी कि -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a/2 इज लेस देन 4, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई a इज लेस देन 4। 2 से काटेंगे, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, सो 9/a इज लेस देन 2। इनइक्वालिटी में हमेशा ये छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर 9/a इज इक्वल टू लेस देन 2 दिया है तो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है जब तक कि वैल्यू पॉजिटिव ना हो। इस क्वेश्चन में गिवन है कि a इज ग्रेटर देन 0। अगर ये गिवन नहीं होता तो हम क्या करते कि इसके बाद में 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते, 9/a - 2 लेस देन 0, और फिर ये बनता हमारा 9 - 2a डिवाइडेड बाई a लेस देन 0। ठीक है, अब दो केस बनेंगे यहाँ पे हमारे। अगर क्वेश्चन में a ग्रेटर देन 0 नहीं गिवन होता, यहाँ पे तो गिवन है, तो स्ट्रेट अवे हम क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं और मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2a इज ग्रेटर देन 9 यानी कि a इज ग्रेटर देन 9/2। तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, यानी कि ऑप्शन बी विल बी अवर आंसर। बट अगर ऐसा गिवन नहीं होता तब हम क्या करते, दो केसेस बनाते। पहला केस होता है जबकि a हमारा निगेटिव हो, दूसरा केस जबकि a हमारा पॉजिटिव हो। अगर a निगेटिव है क्योंकि 9 - 2a डिवाइडेड बाई a इज लेस देन 0, और अगर a खुद नेगेटिव है तो 9 - 2a ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि 2a लेस देन 9 होगा तो a लेस देन 9/2 होगा। और जब a लेस देन 0 ऑलरेडी हमारा स्टार्टिंग कंडीशन है तो ये तो हमेशा ही होगा, ऑलवेज ट्रू, यानी कि फॉर a लेस देन 0 ये तो हमेशा ही ट्रू होगा। ठीक है, बट क्वेश्चन में a ग्रेटर देन 0 के लिए पूछा है, अदरवाइज हमारा आंसर होता है कि a या तो ग्रेटर देन 2 होगा और या फिर a लेस देन 0 होगा। ये दोनों ही कंडीशंस हमारे क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। ग्रेटर देन 0 पे तो हमने सॉल्व कर ही लिया है, तो ये आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? ताकि क्वेश्चन में कभी भी आप मिस ना करो। अगर इस क्वेश्चन में दो अलग अलग ऑप्शन दिए होते या फिर ए बी सी करके पूछा होता तो आपको पता होता कि ये वाला कंडीशन भी मैच करेगा, अदरवाइज मिस कर जाओगे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सवाल कह 4 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 यूजिंग ऑल द पॉसिबल वेज विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, सो हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4? हाउ मेनी ऑफ दीज आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4? 4 से डिवाइड करने की कंडीशन क्या होती है, डिविजिबिलिटी ऑफ 4? लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो हमारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? डेफिनेटली इवन होगा तो लास्ट में या तो 2 आएगा या फिर लास्ट में 4 आएगा और या फिर लास्ट में 6 आएगा। अब रिपीटेशन हो नहीं सकता है, तो लास्ट में अगर 2 आ रहा है तो नंबर क्या हो सकता है, या तो 12 होगा या 32 होगा या 52 होगा या 72 होगा। अगर लास्ट में 4 आ रहा है तो नंबर या तो 24 होगा, 54 नहीं हो सकता है बिकॉज रिपीटेशन नहीं होगा, और या फिर 64 होगा। तो यानी दो केसेस बनेंगे, यहाँ पे 4 केस बने, यहाँ पे 2 केस बने, लास्ट में 6 होगा तो अगेन 16, 36, 56 या 76, यानी कि यहाँ भी 4 केसेस बनेंगे। टोटल केसेस कितने हो गए?
10 केसेस। ओके, नंबर्स कितने होंगे? लास्ट के 2 डिजिट तो हमने पता लगा लिया, यहाँ के लिए तो 10 पॉसिबिलिटीज हैं। शुरू के 2 के लिए 2 डिजिट्स तो हमने फिलअप कर दी लास्ट में, 5 डिजिट्स बची, तो पहले वाले के लिए 5 ऑप्शन, दूसरे वाले के लिए 4 ऑप्शन, और बाकी आखिर के लिए 10, यानी कि 20 इंटू 10, टोटल 200 सच नंबर्स विल बी देयर। 200 numbers will be there. Option B will be the answer. Okay, ठीक है, क्लियर है? 200 will be the answer. आगे क्वेश्चन देखते हैं. Next question is saying class 1 has 6 boys and 4 girls, class 2 has 5 boys and 4 girls, 5 boys and 5 girls, class 3 has 4 boys and 6 girls. If a boy is selected, then what is the probability that he is from class 1? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ऑलरेडी हमें गिवन है कि एक बॉय सेलेक्ट हुआ है, और हमें पता लगाना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट ही इज फ्रॉम क्लास 1, दैट ही इज फ्रॉम क्लास 1. ओके, सो एक बॉय सेलेक्ट हो, पहले हम इसकी टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, और फिर उसमें से वो प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि जबकि वो क्लास 1 से हो, फिर डिवाइड कर देंगे. ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारा दैट बॉय इज सेलेक्टेड, ये डिनोमिनेटर में रहेगा, और न्यूमरेटर में रहेगा हमारा प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फ्रॉम क्लास 1. बाकी बेस थ्योरम की कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, सिंपली हमें लॉजिक को समझना है. प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे अगर आप उनके लॉजिक को समझ जाते हो. बाकी अननेसेसरली फॉर्मूलेज को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है. जितना आप समझ जाओगे उतना बेहतर तरीके से और आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. अब प्रोबेबिलिटी की बॉय सेलेक्ट हो, ये क्या होगी? देखो 3 क्लासरूम्स हैं, तो तीनों में से पहले तो क्लासरूम सेलेक्ट करना पड़ेगा. पहला क्लासरूम सेलेक्ट हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3. और पहले क्लासरूम में 6 बॉयज हैं, टोटल 10 में से टोटल 10 हैं बच्चे, 6/10 होगा. ठीक है, ये क्लास 1 के लिए है. फिर क्लास 2 के लिए अगेन 1/3 प्रोबेबिलिटी होगी क्लास 2 सेलेक्ट होने की, और 1/3 मल्टीप्लाइड बाई क्लास 2 में 5 बॉयज हैं तो 5/10. सिमिलरली क्लास 3 के लिए 1/3 प्रोबेबिलिटी क्लास 3 के सेलेक्ट होने की, और क्लास 3 में 4 बॉयज हैं आउट ऑफ 10 तो 4/10. और न्यूमरेटर में हमारा आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1, वो तो ये आ रहा है 1/3 इंटू 6/10. सो आंसर हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी दैट ही इज फ्रॉम क्लास 1, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 इंटू 6/10 डिवाइडेड बाई दिस ऑल, 1/3 बाहर आ गया, अंदर बच गया 6/10 प्लस 5/10 प्लस 4/10. 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और नीचे 10 से भी पूरा 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा 6/15 विच इज इक्वल टू 2/5, यानी कि ऑप्शन सी. क्लियर है? अच्छा, ये नहीं समझना है कि क्योंकि लास्ट में हमने सीधे 6/6 + 5 + 4 किया तो स्ट्रेट अवे हम वैसे ही कर देते, क्योंकि ये इसलिए हो पाया, ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि तीनों ही क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सेम था, तीनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 था. अगर डिफरेंट होता तब फिर कहानी बदल जाती है. ठीक है, तो ये नहीं करना है कि शॉर्टकट अप्रोच अप्लाई कर दिया, सीधे सीधे 6 + 5 + 4 कर दिया, आंसर गड़बड़ हो जाएगा. अगर मान लो कि किसी एक क्लास में ऐसा होता कि यहाँ पे 5 की बजाय 6 लड़कियाँ होती तो फिर आंसर डिफरेंट होता. ठीक है, तो लॉजिक पूरा समझना है, पूरे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली समझना है और फिर सॉल्व करना है. हाँ, 1/3 जरूर कटने वाला था, क्योंकि ऐसी कोई और एडिशनल कंडीशन नहीं गिवन थी, तो 1/3 जरूर कैंसिल आउट होने वाला था. तो उतना आप अगर आप समझ रहे हो उस चीज़ को तो उतना आप इजीली कर सकते हो कि 1/3 को इनिशियल ही आप नहीं लिखते, सीधे सीधे बस इस वैल्यू को लिखते 6/10, 5/10 और 4/10. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल कह रहा है मिस्टर सैम ओन्स अ क्लोज्ड रेक्टेंगुलर वुडन बॉक्स हैविंग डायमेंशंस 18 सेंटीमीटर क्रॉस 10 सेंटीमीटर क्रॉस 6 सेंटीमीटर. तो ये तो आउटर डायमेंशंस हमें गिवन है क्वेश्चन में. थिकनेस ऑफ द बॉक्स इज 0.5 सेंटीमीटर. तो जब आप बॉक्स का इनर डायमेंशन निकालोगे तो आउटर डायमेंशन क्योंकि हमें गिवन है, थिकनेस यहाँ पे भी घटानी पड़ेगी और थिकनेस यहाँ पे भी घटानी पड़ेगी, यानी कि 2 बार घटानी पड़ेगी. तो इनर डायमेंशन कितना आ जाएगा? इनर आ जाएगा 18 - 1 इंटू 10 - 1 इंटू 6 - 1. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी 0.5 है, यहाँ भी 0.5 है, तो 2 बार घटानी पड़ेगी. तो इनर डायमेंशन आ गया 17 इंटू 9 इंटू 5. फिर क्वेश्चन कह रहा है एम्प्टी बॉक्स वेज 15 किलोग्राम्स, और जब बॉक्स इज फिल्ड विद सी सैंड दे इट वेज 100 किलोग्राम्स. तो वेट ऑफ सी सैंड कितना होगा? वेट ऑफ सी सैंड विल बी इक्वल टू
100 minus 15, so 85 kilograms. So 17 into 9 into 5 सेंटीमीटर क्यूब की वजह से 85 kg वेट है. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वेट ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सी सैंड. तो इस पूरे से डिवाइड कर दो, तो 85 डिवाइडेड बाई 17 इंटू 9 इंटू 5. 17 इंटू 5 से पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 1/9 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ऑप्शन ए. क्लियर है? ओके, सो दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अगला सवाल करा है, ए बी एंड सी आर 3 पॉजिटिव एक्यूट एंगल सच दैट साइन ऑफ a प्लस बी माइनस सी इज 1/2. एक्यूट यानी कि लेस देन 90. तीनों ही एंगल्स लेस देन 90 हैं. ठीक है, बट देखो तीनों एंगल अगर लेस देन 90 हैं तो भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है कभी. फॉर एग्जांपल a प्लस बी माइनस सी की बात करें तो अगर हमारा a 80 डिग्रीज का है, b 80 डिग्रीज का है और c 10 डिग्रीज का है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 150 डिग्रीज आ सकता है. यानी कि जब दो को हम ऐड करें और तीसरे को सब्ट्रैक्ट करें तो पॉसिबल है कि दिस कैन बी ग्रेटर देन 90. ये बात समझ में आनी चाहिए. ठीक है, इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये लॉजिक क्लियर होना चाहिए कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे 3 एक्यूट एंगल्स हों, लेकिन उनमें से 2 को ऐड करके अगर हम तीसरा घटाएं तो जो वैल्यू आएगी वो 90 से बड़ी आ सकती है. क्लियर है? तो हमारा पहले गिवन है कि साइन ऑफ a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1/2. तो या तो साइन ऑफ 30 इज 1/2 यानी कि 30 डिग्री हो सकता है ये. Isn't it so? लेकिन क्योंकि ये साइन है और हमें पता है कि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू साइन थीटा. साइन का ग्राफ कैसा बनता है? 0 से लेके 1 तक बढ़ता है, 0 से लेके π/2 तक बढ़ता है और फिर पाई तक यानी 0 से लेकर 90 डिग्री तक इंक्रीज होता है, फिर 90 से 180 तक घटता है. यानी कि अगर हमारा 30 पे वैल्यू जो आ रहा है वही 180 माइनस 30 यानी 150 पे भी वैल्यू आएगा, यानी कि 150 डिग्री भी पॉसिबल है यहाँ पे. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है. इस क्वेश्चन में अगेन आई एम रिटेटिंग कि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है 150 का. इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो 30 डिग्री से आ जाने वाला है अपना, पर ये याद रखना है कि 150 भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है इसका. किसी और क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है इससे. ठीक है, कॉस में ये दिक्कत नहीं है. कॉस में है पता है कॉस ऑफ बी प्लस सी माइनस ए इज 1/2, तो डेफिनेटली बी प्लस सी माइनस ए 60 डिग्रीज होगा. टैन में भी ये दिक्कत नहीं है, 45 डिग्रीज होगा, क्योंकि टैन और कॉस 90 के ऊपर निगेटिव हो जाते हैं. ठीक है, तो अब हमें तीनों वैल्यूज मिल गई, यानी कि a प्लस बी माइनस सी आ रहा है 30, b प्लस सी माइनस ए आ रहा है 60 और c प्लस ए माइनस बी आ रहा है 45. ठीक है, अच्छा a प्लस बी माइनस सी अगर 150 आएगा तो डेफिनेटली a और b काफ़ी बड़ी वैल्यूज होंगी और c बहुत छोटी वैल्यू होगी. तो यहाँ पे बाकी वैल्यू से हमें क्लियर हो रहा है कि 150 आना पॉसिबल ही नहीं है, तो अब उसको कंसिडर नहीं करेंगे आगे. बट इनिशियली यहाँ से ज़रूर दोनों केसेस हमें लेके चलने थे. ठीक है, अब सॉल्व करना है, हमें निकालना है कि हमें a की वैल्यू निकालनी है. कैसे निकालें a की वैल्यू? तो a की वैल्यू निकालने के लिए देखो, अगर हम पहली इक्वेशन को ध्यान से देखें और तीसरी इक्वेशन को देखें, पहले और तीसरी पे फोकस करें. अगर हम सिर्फ पहले और तीसरी इक्वेशन को ऐड कर दें तो a तो दोनों में आ रहा है, पहले में b पॉजिटिव में आ रहा है जो तीसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा, और तीसरे में c पॉजिटिव में आ रहा है जो पहले से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो कुल मिला के पहले और तीसरे को जोड़ते ही 2a बन जाएगा हमारा 75 डिग्रीज. सो a विल बी 37.5 डिग्रीज. सिमिलरली अगर हमें लेट अस से b निकालना होता तो फिर हम पहले और दूसरे को जोड़ते. अगर b निकालना होता तो पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ते, तो 2b हमारा आ जाता 90, यानी कि b आ जाता 45 डिग्रीज. या फिर c निकालना होता तो फिर हम दूसरी और तीसरी को जोड़ते, तो 2c आ जाता 105 डिग्रीज, यानी कि c आ जाता 52.50 डिग्रीज. हालांकि इस क्वेश्चन में a के लिए वैल्यू पूछा है तो दैट विल बी 37.5. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेट. इस स्लॉट के जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, एंड आई बिलीव आपको सेशन पसंद आया होगा, समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन. अगर किसी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट आया है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और अगर सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा. मैंने स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के भी स्नैप के सॉल्यूशंस डाले हुए हैं, तो अगर आपने ये पहला स्लॉट का सॉल्यूशन आप देख रहे हो
तो बाकी स्लॉट के सॉल्यूशंस भी देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा चैनल पे जाके। इस सेशन में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। कल मैं हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को अपलोड करूंगा और भी एक टॉपिक के क्वेश्चंस लेंगे या एक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं अगले सेशन में।